ये तो आज की मुलाकात का मौजू ज़रा इंसानी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और आज हम जिस शख्सियत को लेकर आए हैं उनकी ज़रूरत हर एक को होती है। आज हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर जयपाल छाबरिया। तिब का शोबा ऐसा है कि हर इंसान को इस ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत होती है और डॉक्टर हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। डॉक्टर जयपाल छाबरिया का तारुफ कई जावियों से करवाया जा सकता है। बुनियादी तौर पर पेशे के लिहाज से ये आई सर्जन है, यानी लोग इन्हें आंखें दिखाते हैं। और वैसे इनका ताल्लुक़ अदब से भी है, ख़ुद नज़्में कहते हैं और पीएमए के रिसाले मरहम के साबिक़ मुदीर रहे हैं। इसके अलावा सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, माइनॉरिटी मौज़ूआत पे, माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं और तहरीक इंसाफ से भी इनका ताल्लुक़ है, उसके मरकज़ी रहनुमा हैं। तो बात शुरू करते हैं। आदाब डॉक्टर साहब। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने अलग सुबह हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसके मौका दिया कि मैं कुछ अपने बात कर सकूं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोगों के पास इतना वक्त होता है कि वो शायरी भी करें, फिर वो सोशल इश्यूज़ पे भी बात करें, अमली तौर पे हिस्सा लें, फिर वो सियासत में भी आ जाएँ। ये सारे के सारी चीज़ें समझिए 24 घंटे वाली है, काम करने वाली है। तो और तिब का शोबा तो ऐसा है कि 24 घंटे में 48 घंटे काम करना होता है। तो ये कुछ अजीब सी बात नहीं है? अच्छा, उसमें होता ये है कि मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि शौक़ जिसको भी है जिस चीज़ का ना, वो उसके लिए टाइम निकाल लेता है। कई डॉक्टर हैं जो अच्छी सिंगिंग भी कर लेते हैं और बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बहुत सारी उन्होंने किताबें मैं जैसे डॉक्टर शेरशाह की मिसाल दूँ तो जी, उन्होंने जी। बहुत सारी किताबें लिखी हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे मेरे ख्याल में डॉक्टर मुरली हैं, मेरे कज़िन हैं। तो अच्छा। ये डिपेंड करता है कि आपका शौक़ होना चाहिए। तो दिलचस्पी जब होती है तो मैं उसके लिए आदमी टाइम निकालता है, मैं भी निकाल लेता हूँ। कल जैसे मैंने लेबर कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो इसी तरह मैं फिर शायरी भी मैंने लिखी, फिर मैंने जब कोई कॉलम लिखता हूँ, तो इस तरह ये डिपेंड करता है। ये तो अगर जिसको भी जिस चीज़ का शौक़ है वो उसके लिए टाइम निकाल लेता है। मैं आपको देखती हूँ, आप अदबी कॉन्फ्रेंसेस में, उर्दू कॉन्फ्रेंस और केएलएफ और हर जगह हमारी आपसे मुलाकात होती है और आप हमें वहाँ दिन भर ही नज़र आ रहे होते हैं। तो माशाल्लाह आपके जो इतने एक पैशन है, जो आपकी एक लगन है, ये बड़ी काबिल तारीफ़ बात है। नहीं, हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और ऐसे दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। और मैं तो फिर भी इतना अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्लिनिक में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे आदमी फिर उसके बावजूद भी वो कर सकता है, लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है। अच्छा, थोड़ा-सा फ्लैशबैक में चलते हैं। मैंने डायरेक्ट वो सवाल पूछ लिया जो मुझे हमेशा से तंग कर रहा था। फ्लैशबैक में चलते हैं। आप ये बताइए कि तिब के शोबे की तरफ आना कैसे हुआ? वालिदैन ने आपको मोटिवेट किया, वालिदैन ने तहरीक दी, घर में से किसी को देखा, क्या खुद आपको शौक था? अच्छा, इसमें हुआ क्या है कि हमारे मुल्क में मैं इसको एक समझता हूँ कि हम यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए चांसेस कम हैं चीज़ों के। मैं जब मैट्रिक के में था तो उस वक़्त मैं अपनी बैडमिंटन खेलता था प्रोफ़ेसर नागपाल के साथ, जो यहाँ डीजे से प्रोफ़ेसर है अंग्रेज़ी के। तो उनके साथ मैं बैडमिंटन खेलता था कंदकोट में, होम टाउन जहाँ मैं पढ़ता था। और जब मैंने मैट्रिक पास किए कर रहा था, निकल रहा था, तो उन्होंने मेरे से सवाल भी पूछा था कि डॉक्टर जयपाल आप क्या बनोगे? तो मेरे का असल में शौक़ जो था वो डॉक्टर बनने का नहीं था, और शौक़ मेरा मतलब वकालत का था, क्योंकि ओह वो हो जो हो! पॉलिटिकल मेरी एक शौक़ था कि मैं उस पे अच्छा वकील ज़्यादा बन पाता। लेकिन जब प्रोफ़ेसर नागपाल ने बोला कि आप इंजीनियर बनो, क्योंकि उस ज़माने में हमारे जो माइनॉरिटी के लोग थे या वैसे भी जनरली 2 प्रोफ़ेशन में लोग ज़्यादा जाते थे, एक इंजीनियरिंग, एक मेडिकल। या तो डॉक्टर बनते थे या इंजीनियर बनते थे।
तो हालांकि मेरे मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा थे, लेकिन मेरा उससे शौक़ नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी। तो उन्होंने जब बोला आप इंजीनियर बनो, तो मैंने बोला फिर भी अगर आप बोलेंगे साइंस में, तो मैं तो फिर इंजीनियर तो नहीं, फिर मैं मेडिकल में जा सकता हूँ कि डॉक्टर बन सकता हूँ। तो इसलिए मैं उसमें चला गया था। फिर मैंने फर्स्ट ईयर इंटर में जब हैदराबाद में पढ़ता था मॉडल स्कूल में, तो मुमताज़ अली शाह जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, ये मेरे क्लासमेट थे। तो उस ज़माने में गवर्नमेंट की तरफ से पायलट के लिए भर्ती करने आए। जब मैं खड़ा हो गया तो उन्होंने ओपनली मुझे रिफ्यूज़ किया कि हम रिलीजियस माइनॉरिटी, आप हिंदू हैं, इसको आपको नहीं ले सकते। सर ये तो बहुत गलत बात है, ये 79 की बात है। और ये इंतहाई गलत हाँ, बात है। लेकिन अभी मिसालें हैं। इस वक्त उन्होंने कुछ पायलट या कुछ कर्नल या कुछ मेजर हिंदुओं को बनाया है, लेकिन 79 में मुझे उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। फिर जब मैं मेडिकल में आया तो मुझे फिर एक शौक़ चढ़ा कि मैंने जब मार्क्सिज्म पढ़ा, और क्योंकि मैं डीएसए में था, वहाँ डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन को ज्वाइन किया था, तो मैंने जब वहाँ किताबें पढ़ी तो मेरा फिर शौक़ हुआ कि मैं सियासत में जाऊँ और अपनी सोसाइटी को चेंज करने में रोल प्ले करूँ। तो मैं मेडिकल उतना शौक़ से पढ़ नहीं पा रहा था, तो मैंने वो टेस्ट फिर उसको नहीं अटेंड की जो मिड टर्म टेस्ट होती है, लेकिन मैं सिंध यूनिवर्सिटी चला गया और मैंने वहाँ बोला कि मैं सिंध यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके और फिर अपने घर वालों को बता दूंगा कि मैं अपनी लाइन चेंज कर रहा हूँ। लेकिन हुआ ये कि जो वहाँ मेरे दोस्त थे जो फिज़िक्स में पढ़ रहे थे, जो अभी प्रोफेसर भी बने, लेकिन उन्होंने मुझे वापस कर दिया कि हमें दुख है कि हम डॉक्टर में एडमिशन नहीं हुई और तुम मेडिकल छोड़ रहे हो। अरे तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। तो मैं फिर मेडिकल मैंने पूरी की, और फिर क्योंकि देखो मैं जो असल शौक़ है जो सोशल चेंज सोसाइटी में ला सकता है, वो डॉक्टर को उन चीज़ों में रोल प्ले करने में रुकावट होती है, क्योंकि उसकी जो प्रोफेशनल काम होता है मॉर्निंग इवनिंग अपना या हॉस्पिटल ड्यूटीज़, तो वो उतना रोल नहीं कर पाता जो जो मैं समझता हूँ मेरे लिए एक रुकावट बनता है। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे तो ग़ालिबन सियासत में दिलचस्पी का यही मकसद था कि आप माशरे में तब्दीली लाना चाह रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, मैं तो लाजमी है। मैं तो देखो उस वक़्त जब मैं छोटा था तो मैंने तो इस पे ये भी एक नज़म भी लिखी, मुल्क का सदर मतलब बनने का मेरा ख्वाब था। अच्छा। हाँ, क्योंकि लाजमी है उस वक़्त ये चीज़ों का पता नहीं होता कि हमारे मुल्क में क्या क्या रुकावटें हैं और हाँ क्या हो सकता है। और इन 30 40 50 सालों में तो पाकिस्तान में तो जो इलेक्शन सिस्टम भी है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए वो बहुत दफ़ा चेंज होता रहा है। कभी उनके लिए पूरा पाकिस्तान हल्का बना दिया गया, कभी उनके लिए रिज़र्व सीट्स कर दी गई, कभी उनके लिए डबल वोट कर दिया गया। मतलब कि पूरे पाकिस्तान में उनको जो एक उनके इलेक्शन सिस्टम पे भी तजर्बा मतलब किया गया उनके है। लिए हाँ मौक़े महदूद रखे गए, लेकिन अब जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको देखती हूँ जिस तरह आप एक्टिव है, जैसे आप कायद-ए-आज़म की तकरीर का हवाला अक्सर देते हैं अपनी पोस्टों में, मैं देख रही होती हूँ 11 अगस्त वाली हुँ। तकरीर का इस हवाले से। लेकिन आप जैसे रोशन ख़याल लोगों की हमें ज़रूरत है कि जो इस तरह काम करें और तरक्की के लिए और मुल्क में बेहतरी के लिए। अच्छा, एक थोड़ा-सा आपकी बातों से ज़हन में आया कि आपने कहा कि आपको मेडिकल का शौक़ नहीं था, आपकी बेगम साहिबा भी डॉक्टर हैं, बच्चों में से कोई इस फ़ील्ड में नहीं आया, ये क्या बात है? अच्छा, हमने बच्चों को कभी इंसिस्ट नहीं किया एक तो। अच्छा, दूसरा ये था कि उन्होंने हमें जब देखा हमारी लाइफ बहुत बिज़ी है, क्योंकि मैं रात को मियाँ बीवी हम दोनों 11 बजे के बाद घर आते हैं, क्लिनिक करते हैं। तो मेरी बेटी जो पहला हमारा बच्चा है, वो मोहल। बहुत हाँ, वो लिटरेरी भी है बहुत, और मेरे तीनों बच्चों में से ज़्यादा बुक रीडर है, हाँ, और वो बहुत अच्छी राइटर बन सकती है। अब और तो शादी हो गई, अब क्या हाँ, राइटर है? नहीं नहीं, अब कभी भी बन सकता है वो तो। नहीं, उन्होंने लिखा भी खसूसियात है, हैं। और हाँ, उनकी अंग्रेज़ी अच्छी है। उन्होंने जी। फादर्स डे पे उन्होंने ट्राइब्यून में मज़मून लिखा था, तो जो वेरी बहुत अच्छा। और वो स्ट्रांग बुक रीडर हैं, शेक्सपियर पूरा वो पढ़ चुकी जी, हैं। अंग्रेज़ी की वो हाँ हाँ, राइटर है, और दूसरा उन्होंने उनको जो रीडर है। जब माय फ्यूडल लॉर्ड किताब आई थी उस तहमीना ज़माने में, शी करके। वाज़ ए स्टूडेंट ऑफ आईबीए, लेकिन एज ए स्टूडेंट होते हुए उन्होंने 800 रुपये की किताब
ख़रीदी। तो ये और अदबी ज़ौक़ उन्हें कहाँ से, अपनी वालदा से मिला या आपकी तरफ से? नहीं, वो तो मेरी वाइफ़ को लिटरेचर पढ़ने का इतना अच्छा। कोई नहीं है, तो वो उनको मेरी तरफ से मिला, तो वो बहुत बुक्स खरीदती भी है अभी तक वो, लेकिन वो फ़िक्शन वहाँ दुबई में? और हाँ, फ़िक्शन अच्छा। पढ़ती है, और लेकिन अंग्रेज़ी में, वो उसको उर्दू और सिंधी में कुछ अच्छा। वो नहीं है। अच्छा, सियासत की तरफ आपका जो रुझान हुआ, फिर आपने यके बाद दिगरे कुछ पार्टीज़ आपने जॉइन की, तो आपको इन सियासी जमातों में, मतलब पीपल्स पार्टी से लेके तहरीक इंसाफ तक, सब में, या कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब में आपको कोई बुनियादी कोई फ़र्क महसूस हुआ, या आपके ख़्याल में किस पार्टी का मंशूर बेहतर है जो माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए बेहतर काम कर सकती है? अच्छा, पाकिस्तान में तो है, तो जितनी पार्लियामानी पार्टीज़ हैं, उनके पास एक विल पावर नहीं है। मतलब सिर्फ माइनॉरिटीज़ का नहीं, लेकिन वो लेबर के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे, वुमेन के लिए कुछ नहीं कर तो पा ये उनके रहे। मंशूर की कमी है, उनकी खामी नहीं, है? मंशूर तो अच्छा, सबका अच्छा बना लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। हमारे पास बहुत सारे लॉज़ हैं, लेबर लॉज़ हैं, वुमेन लॉज़ हैं। आप देखें, यहाँ पाकिस्तान में एक औरत है जो रात को 12 बजे के बाद निकलती है, उसका रेप हो जाता है, पंजाब में बोलते हैं वो रात को निकली क्यों? लेकिन हुँ, भाई क्यों नहीं निकले? वो सही बाहर बात है। से आई है, उसको तो ये पता है कि जब मैं दुबई में रात को घूम सकती हूँ, तो हाँ, पाकिस्तान में क्यों नहीं घूम सकती? लेकिन हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो गुनाह करता है उसको सज़ा नहीं आती। जब यूँ तक कहिए नीयत अच्छी नहीं है। नियत नहीं है। आप सही। जो ट्रैफ़िक का सिग्नल यहाँ जो लोग तोड़ते हैं, वही लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, तो वो उसको, हाँ, कानून बिल्कुल। को फ़ॉलो करते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही लाज़मी है है। हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी रिसेंटली एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर बाइक से गिर गई, उसकी डेथ हो गई। हाँ, हमदर्द हॉस्पिटल में। हाँ, तो हेलमेट पहनाना ये किसका काम है? ये ट्रैफ़िक वालों का काम है कि 100% आप। लेकिन उससे पहले सड़कें ठीक करना किसका काम है? ना मतलब सड़कें ख़राब हो ना ऐसे हादसात हो। लाज़मी है, पुलिस उनका ही काम है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, मैं गाड़ी की टैक्स भरता हूँ, इनकम टैक्स भी देता हूँ, तो गवर्नमेंट का काम है। अभी उन्होंने 1.5 बिलियन इन्होंने रिलीज़ किए हैं पैसे, सिर्फ इस लेडी डॉक्टर के मौत के बाद। लेकिन किया है छोटी पत्थरियाँ डाल के, और जो खड्डे भरे हैं उसमें ये 1.5 बिलियन इन्होंने, तो ये भी रिश्वत में चले जाएंगे। तो हमें बिल्कुल, चाहिए ऐसे कि ही है। हम इस मुल्क को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ये हमारा मुल्क, जो मैं इसलिए कहता हूँ कि कायदे-ए-आज़म वाज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, जी, हार्ड बिल्कुल। वर्किंग, डिसिप्लिन का। वो न एक रुपया भी ज़्यादा, मतलब कोई खर्च नहीं करना चाहता था, और हाईली लर्नेड था। 20 साल की उम्र में वो एज अ बैरिस्टर उसने प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन हमारा, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं उनका आइडियल ही नहीं है कायदे-ए-आज़म कि कै हाँ, ये हाँ। आप सही कह रहे हैं, इस पे नहीं चलते। अच्छा, थोड़ा-सा आपके शोबे के हवाले से बात कर ली जाए। आप तिब के शोबे से वाबस्ता हैं, और ज़ाहिर है कि एक वक़्त हो गया है करते हुए। तो सेहत की सहूलियात के बारे में आप क्या कहेंगे कि हमारे पास बुनियादी सहूलियात नहीं हैं, पहले के और अब के दौर में फ़र्क है कुछ? देखिए, फ़र्क तो नेचुरली आएगा। कुछ चीज़ें हैं जो हुक्मरानों के हाथ में नहीं हैं, तो वो तो तरक्की निकलेगी। हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़हीन है, बाहर की दुनिया को देख रही है, और कुछ मशीनरी हैं, जैसे हम रेडियो पाकिस्तान पे बैठे हैं, अगर 20 साल पहले देखेंगे तो उसमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। वो जो मशीनरी, एक तो वो है। एक होती है कि जो खुद इंसान तब्दीलियाँ करता है, कि जैसे आपको नज़र आए कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम हो बहुत स्ट्रांग हो, हमारा हेल्थ सिस्टम हो, वो हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। जो हमें पहले से ज़वाल आपको नज़र आ रहा जी, है? जी, जी। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, उसको आप देखेंगे, कोई भी, श्रीलंका को, इंडिया को, बांग्लादेश को, वहाँ तो बहुत हाई रेट है तालीम का। तो श्रीलंका में तो ऑलमोस्ट 100% है। सिर्फ एजुकेशन नहीं है, हम हेल्थ पे भी उनसे पीछे हैं। हुँ, फैमिली प्लानिंग में पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे है। उन्होंने कंट्रोल कर लिया। जब बांग्लादेश बना था तो उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा हमसे थी, ज़्यादा आज थी, उनकी बिल्कुल। पॉपुलेशन हमसे कम है, तो उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल चाइना कर की लिया। मिसाल है ना, सबसे हाँ, बड़ी कंट्रोल। आबादी वाला मुल्क इंडिया है। का बिल्कुल। जो रेशो है बच्चों पैदा करने का, वो हमसे कम है। क्योंकि ये पॉपुलेशन को जब कंट्रोल नहीं करेंगे तो मुल्क, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी,
आपका फूड इनसिक्योरिटी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, आपके सोर्सेज कम पड़ जाएंगे, जो खाना, गैस, पानी। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग हम ना तो हेल्थ ये में तो कर रहे हैं, ना हाँ, एजुकेशन में कर रहे हैं। हमारी एजुकेशन देखें ना। लेकिन ये सब चीज़ें जो मैंने तिब के हवाले से सवाल किया, ये तो सारा मतलब सोशल इश्यूज जो हमारे माशरती मसाइल हैं उनका हिस्सा है। तिब के मसाइल के हवाले से पूछना मैं ये चाह रही थी कि देखिए अब जो है दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है हमारे मतलब अब तालीम में भी, और बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं पहले के मुकाबले में, और नित नई चीज़ें सामने आ रही हैं, इजादात हो रही हैं, और बहुत कुछ पहले देखिए वो जब कुछ आपने नहीं पढ़ा होगा अब वो निसाब का हिस्सा है, तो वो सब पढ़ के भी हमारे डॉक्टर जो है इस वक्त उनमें वो काबिलियत नहीं है जो पहले के डॉक्टर्स में। इस फ़र्क की वजह क्या है? अच्छा, इसकी देखें ना, टोटल जब एजुकेशन सिस्टम आपका वीक होगा तो सारे डिपार्टमेंट जितने भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो वीक होंगे। असल में क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा, टीचर भी भर्ती कर रहे हैं तो कभी बोलते हैं 40% पे वाले को ले लेंगे, कभी 30% वाले को ले लेंगे। मैं दुनिया में जो टीचर होता है वो तो हाईली एजुकेटेड, हाईली बिल्कुल। लर्नेड, क्योंकि आपका जो मुस्तकबिल के बच्चों को वो ही टीच करता है। जी तो हाँ। जब हमारा टीचिंग सिस्टम ही वीक होगा तो लाजमी है जो बच्चे वहाँ से निकल के मेडिकल में आ रहे हैं, वहाँ से बच्चे निकल के इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो उनकी बुनियादी कच्ची है। तो बिल्कुल। एक तो उनको वहाँ तवज्जो देनी पड़ेगी। अभी दूसरा, जो हम एजुकेशन जो इदारे बनाते हैं, भले मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी को लें, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि कितने आपके पास प्रोफेसर होने चाहिए, वो प्रोफेसर पूरे नहीं होते। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि कितने एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए, वो नहीं होते। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो पूरा टीचिंग स्टाफ नहीं होता। आपके पास रिक्वायरमेंट होती है बाकायदे कि एक मेडिकल कॉलेज में, एक लाइब्रेरी में कितने बुक्स होने चाहिए, वो बुक्स नहीं होते। चले फिर ये तो दीगर मसाले, सॉरी आपकी बात करती हूँ, जी। तो चलें दीगर मसाले, लेकिन जो मेरा मकसद है वो ये है कि शायद पहले के डॉक्टर ज़रा डेडिकेशन से, ज़रा लगन से और इंसानियत के जज्बे के तहत काम करते थे। क्या आज के डॉक्टर्स में आपको वो चीज़ नज़र आती है? अच्छा, उसका एक रीज़न है। पहले जो एक डॉक्टर बनता था ना, एक डॉक्टर बनने पे उनका खर्चा बहुत कम आता था। हाँ, ये बात अभी तो जो है। प्राइवेट जितने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, उनके तकरीबन कोई 10-12 लाख रुपए साल की। नहीं नहीं 10-12 लाख साल के, क्योंकि मेरे अपने ख़ानदान के बच्चे कर रहे हैं तो हाँ, मुझे पता है 16 से 18 लाख। 16-18, अभी 16-18 लाख जब वो साल का देंगे और 5 साल का उनका आप कैलकुलेट करें और बाकी अखराजात, तो जी। ये जाके 1 करोड़ को बढ़ रहे हैं। ज़्यादा। अभी जब 1 करोड़ उस बच्चा अपना खर्चा करके डॉक्टर बनता है, तो उसका आप महीने में जो तनख्वाह देती है गवर्नमेंट, वो उसका आप कैलकुलेट करें तो उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा। तो लाजमी है उसका इन हम ह्यूमन एटीट्यूड बन रहा है, वो कमर्शियल बनना चाहता है कि मैं पैसा अपना कमाऊं। नहीं तो तो एक पहलू और भी तो है ना कि वो उसका एटीट्यूड इनह्यूमन बन रहा है, तो वो ब्रेन ड्रेन का सबब भी यही है कि जो हम कह रहे हैं कि मुल्क से बासलाहियत लोग जा रहे हैं। हाँ, ये भी है। तो जो हमारे कॉम्पिटेंट तमाम फील्ड में, सिर्फ डॉक्टर नहीं, तमाम कॉम्पिटेंट लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। लाजमी है, हमारे मुल्क में क्या है, जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम उनको अच्छी यहाँ पैकेज सैलरीज नहीं मिलती। मेरी बेटी जो दुबई में कमाती है, वो यहाँ नहीं उसको पैकेज ऐसे ही है। मिल सकता। अच्छा, सिर्फ कमाने का भी इशू नहीं है, जो उनको सिक्योरिटी है सेंस अब रहने में, कि वहाँ कोई उनको मोबाइल नहीं छीनता, वहाँ कोई डकैती नहीं होती, वहाँ कोई उनके साथ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, जी हाँ। और वहाँ उनको कोई ट्रैफिक जाम नहीं इतना मिलता, उनको रोड अच्छे मिलते हैं, पोल्यूशन कम है। तो ये तमाम चीज़ें रोल प्ले कर रही हैं कि हमारी आने वाली जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो अच्छे माहौल में क्योंकि रहना चाहती है, अच्छे उसमें काम करना चाहती है, वो अच्छी अर्निंग करना इसलिए चाहती यहाँ है। से चले तो वो जाते इसलिए हैं। वो, और हम अगर अपने मुल्क को अच्छा बनाएंगे तो ये बन सकता है। कायदे क्या आज़म मोहम्मद आपको अली उम्मीद जिन्ना। है? जी। अच्छा। नहीं नहीं। लेकिन किस तरह होगा? देखिए सारे बासलाहित लोग तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, उसके मैं एक ही मिसाल देता हूँ कि मेरे पास जब मरीज़ आता है, वो बताते हैं कितना भी हेल्दी हो, उसके हाथ भी साबित हो, पाँव भी साबित हो, लेकिन अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो जब तक हमारा जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो ब्रेन है, वो हमारी रियासत है, वो हमारी गवर्नमेंट है, जब तक वो चेंज का अपनी वो नहीं करेगी प्लानिंग के इस मुल्क को चेंज करना है, उनके पास जब तक विल पावर नहीं आएगा तो वो कभी भी ये मुल्क
तब्दील नहीं हो अच्छा, सकता। हमने कुछ डॉक्टर्स का मतलब सुना कि कुछ उन्होंने निजी तौर पे कोशिश की और तंजीमें बनाई और वो पुअर वेलफेयर पेशेंट्स, पुअर पेशेंट वेलफेयर वगैरह टाइप की। तो आपने या आपके दोस्तों ने कभी ऐसी कोशिश की कि वो लोग नहीं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इलाज मुआवजे की सहूलियात बर्दाश्त नहीं कर सकते, अखराजात नहीं, उनके लिए? पाकिस्तान में बहुत सारे देखो ऐसे इदारे मौजूद हैं। मैंने भी काम किया है, LRBT में मैंने 5 साल काम किया, जो आई हॉस्पिटल है। और कोरंगी में? हाँ जी, वहाँ 2.5 नंबर में मैं था। ढाई नंबर। और मैं समझता हूँ, देखिए अब असल में वेलफेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखो, मैं दुबई भी गया हूँ तो वहाँ बेघर एक नहीं मिलता जो हाँ, भीख मांग रहा हो, नहीं क्योंकि मिलता। सारे कमा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम बना कि एक आदमी की खुददारी ख़त्म हो जाती है जब वो भीख मांगता है या फ्री की चीज़ लेना चाहता है। तो हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं। ये आपका इशारा वो दस्तरखानों की तरफ तो नहीं है? बिल्कुल, कि लोगों को हम बेघर क्यों बना रहे हैं। हम तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, और हम लोगों को माइक्रो फाइनेंस करें कि वो अपना, एक औरत है उसको आप ट्रेनिंग दें, सिलाई मशीन वो लेके दें, और वो अपना एक सूट बना के पैसे कमा सकती है। जैसे बांग्लादेश में उन्होंने पता नहीं कितनी लाखों औरतों को टेक्सटाइल की फील्ड में लाया। तो आज उनके उनके मुल्क की तरक्की हुई। हमारे मुल्क में 30 लाख बच्चे हमारे मदरसों में, इनको एजुकेट करना चाहिए। इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दें कि जब निकलें तो अच्छा, मुफीद शहरी हो। वो अच्छे। ये आपने मदरसों की बात की, हमारे मुल्क में मुतवाज़ी निज़ाम तालीम है और उस पर मैंने भी 10 ब्लॉग लिखे हैं आरवाई न्यूज़ पे इसी बारे में। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मुतवाज़ी निज़ाम तालीम है, कि अगर एक तरफ आपको कैम्ब्रिज और ये आपके ओ लेवल वगैरह मिल रहे हैं, फिर आपको ये आगा खान बोर्ड है, तो फिर ये मैट्रिक बोर्ड है, फिर ये मदरसों का कई यहाँ पर हैं इतने सारे, तो क्या ये हमारे नौजवानों की सही रहनुमाई कर सकते हैं? अच्छा, देखिए ये ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैं तो, मुझे पहले नहीं पता था। मैं अभी जब दुबई गया तो वहाँ देखा कि इंडियन जो मैनेजमेंट वहाँ स्कूल चला रही है, उनका अपना बोर्ड सिस्टम है। वहाँ ओ ए लेवल स्कूल नहीं है। फिर मैंने जब सर्च किया तो इंडिया पूरे में ओ ए लेवल स्कूल्स नहीं है उनके पास, मतलब इंडियन बोर्ड। और इंडियन बोर्ड से पढ़ के वो US में भी जॉब कर रहे हैं, UK में भी। तो ओ ए लेवल कोई ज़रूरी चीज़ खैर, मैं नहीं है, आपको एक बड़ी हैरानकुन बात ज़रूरी बताऊं, नहीं अभी है। बरतानिया में हमारे दोस्त हैं, तो कल परसों वो बता रहे थे कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं और उनके लिए इंडिया से एक वो वेब चलाई जाती है, वेबसाइट, और वो वहाँ बरतानिया के बच्चों को पढ़ाई में हेल्प देती है, और सारे टोटली इंडियन है। मतलब आप मानेंगे इस बात को, हम यहाँ जहानत बहुत है लेकिन शायद मौक़े नहीं है। मेरे ख्याल में ये एजुकेशन सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। हमारे अगर आप देखेंगे, 40 साल पहले, 50 साल पहले जो हमारे लोग यहाँ पढ़ के निकलते थे तो वो बहुत काबिल होते थे, जब नकल का ज़माना नहीं था। हम आज भी इसको ख़त्म कर सकते हैं कि कॉपी कल्चर को हम ख़त्म करें, तो बिल्कुल हमारे बच्चे उतने ही ज़हीन हैं। हमारे बच्चे जो बड़े बड़े इदारों, लम्स IBA जो लाजमी है, वो तो हाईली पेड इदारे हैं जो हर बच्चा वहाँ अफोर्ड नहीं करता। तो वहाँ से जो बच्चे, आगा खान के जो बच्चे निकल रहे हैं मेडिकल के, तो वो पूरी दुनिया में उनका एक एक कम्पीट कर रहे हैं। तो ऐसे, तो हर इदारे को हम एक ऐसा बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब तक हम विल पावर नहीं रखेंगे, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी नहीं करेंगे, तो ये नहीं सही। बन सकता। तो ये फिर आखिर में मैं आपसे कहना चाहिए कि एक अहम और बुनियादी सवाल जो मुझे दरमियान में करना चाहिए था, लेकिन आखिर में कि तमाम गुफ्तगू का निचोड़ इसमें आ जाए। आप ये बताइए कि आप, जैसे मैंने कहा ना कि आप तिब के शोबे से वाबस्ता हैं और दीगर समाजी तौर पे भी आप जद्दोजहद करते हैं माशरे में बेहतरी लाने के लिए, सियासत से भी वाबस्ते हैं। ये आपके 3 बड़े, बहुत बड़े आपके तारुफ के हवाले हैं। तो आपके ख़्याल में माशरे में तब्दीली इन तीनों में से कौन सा शोबा बेहतर तौर पे कर सकता है, या आप किस शोबे से वाबस्ता रह के बेहतर तौर पे माशरे में तब्दीली ला सकते हैं? देखो, मुआशरे को जो तब्दील करने का रोल है वो तो सियासतदान करते हैं, पॉलिटिशियन करते हैं। एक इंडिविजुअल एक किसी हद तक एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है, जैसे डॉक्टर अदीब रिजवी कर रहा है तिब में, लेकिन वो मुल्क को तब्दील नहीं कर सकता। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी नहीं कर सकता? नहीं, मुल्क को तब्दील करना तो लाजमी हुकूमत के पास होता है, पॉलिटिशियन के पास होता है। वही मुल्क को तब्दील तो वो करेंगे। अच्छा, इदारों को तो तब्दील यहाँ कोई पे इंडिविजुअल कर सकता है, एक इदारे को। एक सवाल ये पैदा होता है कि सियासतदान मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन लोगों को शऊर तो एक ऐसा शख्स ही दे सकता है जिसका लोगों से ताल्लुक़ हो, कोई समाजी रहनुमा हो,
कोई मजहबी रहनुमा हो, जिसे हम ओपिनियन लीडर कहते हैं अपनी ज़ुबान में, तो ये क्या सियासतदान ओपिनियन लीडर अच्छा लीडर बन सकता है? आजकल के सियासतदान, हम कायद आज़म को तो देखते हैं, नहीं नहीं लेकिन बन सकते हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टीवी को देखने को नहीं मिलती, रेडियो पे नहीं मिलती, वो सोशल मीडिया के थ्रू लाखों लोगों तक, हम जो वीडियो वहाँ डाउनलोड करते हैं, जो लाखों लोगों तक आपकी पहुँच रही है, तो सोशल मीडिया एक ज़रिया है, ओपिनियन मेकिंग तो हो सकती है। आखिर में लेकिन मैं एक शायरी भी आपको ज़रूर जी जी, बताएंगे। अपनी नज़म वो जो आप उस दिन सुना रहे थे। जी, अभी बता दूँ? जी जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। एक मेरी नज़म है जो मैंने मंदिर मस्जिद और गिरजा पे लिखी थी, जी, क्योंकि इरशाद। हम दुनिया में मज़हब भी जो लोग हैं डिफरेंट हैं और डिफरेंट तरीके से रहते भी हैं, और कई जगहों पे एक इख्तलाफात भी लोगों के सामने दुनिया में हुए हैं। तो मैंने एक नज़म लिखी, मन उसका उन्वान है मंदिर मस्जिद और गिरजा। तो उसका है, जब मैं गुज़रता हूँ मंदिर के पास तो मुझे खुदा याद आता है। जब मैं गुज़रता हूँ मंदिर के पास तो मुझे खुदा याद आता है। जब मैं गुज़रता हूँ मस्जिद के पास तो मुझे खुदा याद आता है। जब मैं गुज़रता हूँ मस्जिद के पास तो मुझे खुदा याद आता है। जब मैं गुज़रता हूँ गिरजा के पास तो मुझे खुदा याद आता है। फिर हम क्यों मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाते हैं? फिर हम क्यों मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाते हैं? फिर हम क्यों मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाते हैं, जबकि सब खुदा के घर हैं? सही। हम क्यों कहते हैं कि हिंदू अच्छे हैं? हम क्यों कहते हैं कि हिंदू अच्छे हैं? हम क्यों कहते हैं कि मुसलमान अच्छे हैं? हम क्यों कहते हैं कि क्रिश्चियन अच्छे हैं? हम क्यों नहीं कहते कि इंसान अच्छे हैं? हम क्यों कहते हैं कि हिंदू अच्छे हैं? हम क्यों कहते हैं कि मुसलमान अच्छे हैं? हम क्यों कहते हैं कि क्रिश्चियन अच्छे हैं? हम क्यों नहीं कहते कि इंसान अच्छे हैं? आओ हम सबको गले लगाकर, मज़ाहिब के फ़र्क मिटाकर सबको हम इंसान बनाएं। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है, और काश ये सब लोगों के दिलों को छू जाए और इस पे अमल भी करें। बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन क्या करें कि वक्त महदूद है। ये तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपसे होती रहेंगी बातें, यहाँ ना सही किसी और प्लेटफॉर्म पे सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। जी, तो हमारे साथ थे डॉक्टर जयपाल छाबरिया, और इनसे हमने बहुत सारे मौज़ूआत पे बहुत सारी बातें की। उम्मीद है आपको भी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम मुलाकात का वक्त ख़त्म होता है। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं थी आपके मेज़बान करण सिद्दीकी। आप सुन रहे थे कैंपस रेडियो FM 90.6। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।